इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स पार्ट 4। अपना पहला मुद्दा है खालिस्तान का इशू, कनाडा। खालिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बेसिकली रेडिकल सिख एलिमेंट्स हैं जो इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं, और आज की तारीख में उनकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। ये जो खालिस्तान के रेडिकल सिख एलिमेंट्स हैं ये कहते हैं कि हमारे को भारत का जो पंजाब नाम का स्टेट है वहां से एक अलग देश चाहिए खालिस्तान के नाम से, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेडिकल सिक्स के लिए एक कंट्री होगी। ऐसे में ये जो रेडिकल सिख एलिमेंट्स हैं जो कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में आज की तारीख में मौजूद हैं, इनको पूर्ण रूप से टेरर फाइनेंसिंग और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट दिया जाता है पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान और आईएसआई, इन चार देशों में जो रेडिकल सिख एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करते हुए, स्पॉन्सर करते हुए टेररिज्म का पूरा फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान ने मिलकर जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया था सिख रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए करतारपुर साहिब में, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का यह मानना है कि कुछ यूथ सिख जो वहां पे करतारपुर साहिब के थ्रू रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए गए, उनको पाकिस्तान में बैठे रेडिकल सिख एलिमेंट्स ने रोका और उनको खालिस्तान मूवमेंट के लिए पोलराइज करने की कोशिश करी। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के बाद पाकिस्तान पंजाब में दोबारा से 1980s की जो सिख इंसर्जेंसी है उसको रिवाइव करना चाहता है, और ऐसे में यूएस, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में बैठे जो रेडिकल सिख एलिमेंट्स हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवा के दोबारा से खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्सो भारत में जो फार्म प्रोटेस्ट हुआ था कृषि विधायकों को लेके, कृषि विधेयकों को लेके, ऐसे में जब वो पूरा पीसफुल फार्म प्रोटेस्ट चालू था उसमें भी रिलीजियस एंगल डाल के सिख वर्सेस हिंदू का एक कार्ड खेलते हुए पाकिस्तान और आईएसआई ने इंडिया में रेडिकल सिख एलिमेंट्स के माध्यम से वो प्रोटेस्ट को वायलेंट टर्न करने की कोशिश करी थी। तो ये जो पूरा का पूरा खालिस्तान का मसला है, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के खिलाफ तो जाता ही है, लेकिन यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको भी खराब करने की एक पोटेंशियल रखता है। अगर हम रेडिकल सिख एलिमेंट्स का रोल समझे कनाडा में, तो कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो काफी ज्यादा लिबरल हैं। मतलब कि कनाडा जो है वो काफी आसानी से सिख एलिमेंट्स को वीजा और परमानेंट रेजिडेंसी, सिटीजनशिप ग्रांट कर देता है। ऐसे में कनाडा में टोरंटो और बाकी जगहों पे रेडिकल सिख एलिमेंट्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि रेडिकल सिख एलिमेंट्स एक काफी बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बन चुके हैं कनाडा की राजनीति में। और इवन आज जस्टिन ट्रूडियो की जो सरकार है उसमें कई सारे खालिस्तानी सिख ऐसे हैं जिनको मंत्री पद, मिनिस्टीरियल पोजीशन दी गई है। जस्टिन ट्रूडियो की सरकार अकेले नहीं खड़ी रह सकती और उसको कोलिजन के लिए रेडिकल सिख एलिमेंट और टोरंटो, ब्रैम्पटन के वोट्स की जरूरत है। ऐसे में जो कनाडा का पॉलिटिकल डायनेमिक्स है दैट इज ड्रिवन बाय द रेडिकल सिख एलिमेंट्स ऑफ खालिस्तान। जब ये पूरा मसला सामने आया कि खालिस्तान मूवमेंट फिर से रिवाइव हो रही है, वहां पे जो रेडिकल सिख एलिमेंट्स हैं उन्होंने एक मुहिम शुरू करी। उन्होंने बोला कि भारत के जितने भी एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स हैं यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, उनके ऊपर अटैक किया जाएगा, भारत के फ्लैग को खराब किया जाएगा और इंडियन एम्बेसीज के ऊपर अटैक किया जाएगा। वियना कन्वेंशन के अंडर होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ऐसे में जब खालिस्तान के रेडिकल सिख एलिमेंट से हमारे डिप्लोमेट्स को धमकी मिली, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस, यूके, कनाडा और फ्रांस के देशों से बात करके ये बोला कि वियना कन्वेंशन के अंदर आपको अपना ऑब्लिगेशन निभाना होगा और हमारे डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। इतना ही नहीं, हमने कनाडा की सरकार को भी कड़ी निंदा करते हुए बोला कि ये जो रेडिकल सिख एलिमेंट्स एंटी इंडियन एजेंडा आपके यहां उठा रहे हैं, आपको इसके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी को जल्द से जल्द इंश्योर करना चाहिए। कनाडा ने इसके जवाब में बोला कि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काफी ज्यादा है और हम सिख एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा रोक नहीं सकते। लेकिन हम कनाडा को यहां पे यह याद दिलाना चाहेंगे कि भारत में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन भारत के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, भारतीय संविधान के, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर वाजिब प्रतिबंध लगाया गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और उनमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। मतलब कि भारत सरकार और भारत का संविधान यह बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग इस तरीके से नहीं करेगा कि भारत के जो संबंध है दूसरे देशों के साथ वो खराब हो। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश के खिलाफ कुछ गलत बोलने की कोशिश करता है जिससे हमारे रिलेशन उनके साथ बिगड़े, तो भारत सरकार और राज्य की सरकार उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। जब भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर कनाडा की सरकार को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो भारत के
खिलाफ जो वहां पे बयानबाजी हो रही है उसको ना रोक पाए। क्लियर कट वोट बैंक पॉलिटिक्स का ये मसला है। ये जो पूरा मसला है भारत कनाडा के रिलेशंस को खराब करने की पोटेंशियल रखता है एंड इट इज अ मेजर इरिटेंट इन टाई बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। मेंस 2020 में क्वेश्चन बनता है इंडियन डायस्पोरा के ऊपर दैट इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। कमेंट विद एग्जांपल। हमारे को उदाहरण देते हुए बताना है कि जो यूरोप और अमेरिका के देशों में हमारे प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनकी एक निर्णायक भूमिका है। इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं कि जैसे सुंदर पिचाई, अलग अलग स्टार्टअप के फाउंडर, अलग अलग बड़ी कंपनियों के हाई मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग, या फिर दूसरे देशों की पॉलिटिक्स में जो हमारे देश के लोग हैं, उन सबका एग्जाम्पल यहाँ पे जा सकता है। ये हो गई सकारात्मक बातें, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। लेकिन अगर आप मुख्य परीक्षा में एग्जाम्पल कोट करना चाहते हो तो बैलेंस तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं ये भी एक्चुअल में भारत से ही गए हुए हैं, ये भी इंडियन डायस्पोरा का हिस्सा है। ऐसे में अगर ये इंडियन डायस्पोरा बाहर जाके एंटी इंडियन एक्टिविटीज करेगा तो भारत की सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी और भारत के फ्रेंडली रिलेशंस विद दूसरे राज्यों के साथ काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। मतलब कि पॉजिटिव इफेक्ट तो है ही कि सुंदर पिचाई जैसे लोग बाहर जाते हैं, कंपनियां खड़ी करते हैं, हमारे इंडिया से यूथ को रिक्रूट करते हैं, हमारे यूथ को वहां पे मौका मिलता है, इंडिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन इन कंपनीज का और देशों का बनता है। ये सारी तो अच्छी बातें हैं। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि जब ये खालिस्तान जैसे लोग वहां पे एक्टिव होते हैं तो ये हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ एक काफी नेगेटिव कॉनोटेशन डिनोट करता है। तो ये मेंस 2020 के क्वेश्चन में खालिस्तान का मसला आप मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है जहां पे प्री मेंस इंटरव्यू, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल में कंप्लीट तैयारी के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स यहां पे पढ़ाते हैं इंक्लूडिंग 1-to-1 मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग, नोट्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक जगह पे आपको मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। अगला मुद्दा है इंडिया सीरिया रिलेशंस। इंडिया सीरिया रिलेशंस ज्यादा न्यूज में नहीं रहते, लेकिन रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स सीरिया के विजिट पर थे और उन्होंने वहां पे कई सारी बातें करी। लेकिन इंडिया सीरिया रिलेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सीरिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में वहां पे क्या हालात चल रहे हैं। सीरिया के नेबरहुड में कई सारे देश हैं, एक ऊपर की तरफ टर्की है, यहां पे एक्सटेंडेड नेबरहुड में ईरान, यहां पे एकदम इमीडिएट नेबरहुड में इजराइल। ईरान और इजराइल की आपस में कभी नहीं बनती। उसका कारण यह है कि ईरान एक इस्लामिक देश है और इजराइल जो है वो एक ज्यूइश कंट्री है। इजराइल में ही जो पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे को एक अलग देश पैलेस्टाइन चाहिए, और ईरान कहता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे हम पैलेस्टाइन की डिमांड को सपोर्ट करते हैं। इजराइल कहता है मैं पैलेस्टाइन बनने ही नहीं दूंगा, ईरान कहता है मैं बनवा के रहूंगा। मेरे मुस्लिम ब्रदरहुड का क्वेश्चन है, तो मेरे मुस्लिम भाई बहन वहां पे परेशान हो रहे हैं, मैं पैलेस्टाइन बनवा के रहूंगा। इस क्वेश्चन के ऊपर इजराइल और ईरान के बीच में कंफ्लिक्ट हमेशा चालू रहता है। ईरान के रीजनल पावर एम्बिशंस भी हैं। ईरान कहता है कि मेरे को इस पूरे एरिया का रीजनल पावर बनना है। ईरान कहता है कि इस पूरे एरिया में मेरे को सबसे बड़ी पावर बनना है, सऊदी इजराइल से भी बड़ी। इस रीजनल पावर एम्बिशन के अंदर ईरान ने सीरिया के साथ क्लोज रिलेशन एस्टैब्लिश करना शुरू करा, यह बोलते हुए कि अगर सीरिया मेरे स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में आता है तो इस पूरे एरिया में मेरा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस आगे बढ़ेगा, मेरा जो वर्चस्व है वो आगे बढ़ेगा। ईरान ने सीरिया के साथ कोलैबोरेशन करा और सीरिया की मिलिट्री को सपोर्ट करना शुरू करा। ऑल्सो बीच में कई बार ऐसी न्यूज आई है कि ईरान ने सीरिया के माध्यम से इजराइल में रॉकेट लॉन्चर्स के अटैक भी करने की कोशिश करी है। मतलब कि सीरिया जो है वो प्रॉक्सी वॉर का एक ग्राउंड बन रहा है धीरे धीरे ईरान और इजराइल के बीच में। ईरान ने सीरिया की जमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करा, पलटे में इजराइल ने भी सीरिया में जवाब देते हुए मिसाइल्स का इस्तेमाल करा। तो सीरिया में ईरान और इजराइल की प्रॉक्सी वॉर के चलते इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। आपको यह नहीं भूलना है कि इस्लामिक स्टेट नाम का जो टेरर ग्रुप है उसकी शुरुआत भी इराक और सीरिया में हुई थी, और पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए जब सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है बशर अल असद के खिलाफ। बशर अल असद यहां के राष्ट्रपति हैं। तो सीरिया आज की तारीख में 3 प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एक, इस्लामिक स्टेट का आतंकवाद जो थोड़ा कम हो गया पहले से, सिविल वॉर, और प्लस इजराइल और ईरान का प्रॉक्सी वॉर सीरिया में। इन 3 प्रॉब्लम से सीरिया जूझ रहा है, जिसकी वजह से सीरिया की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, टर्की में एक एथनिक ग्रुप है जिसको कहते हैं कर्ड्स, जो कि एक सेपरेट देश
कर्डिस्तान की डिमांड करते हैं। ये डिमांड करते हैं एक सेपरेट देश कर्डिस्तान की। ये कहते हैं कि हमारे को एक सेपरेट देश कर्डिस्तान चाहिए। टर्की ने सीरिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि सीरिया जो है वो कर्ड्स को शेल्टर दे रहा है और टर्की के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सीरिया का टर्की के साथ भी एक कन्फ्लिक्ट चालू है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सीरिया चारों तरफ से इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है और उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे मिनिस्टर का विजिट सीरिया में होता है। सबसे पहले भारत ने बोला कि 2023 में टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उसमें हमने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करते हुए जितनी मैक्स पॉसिबल मदद हो पाई हमने सीरिया की वो मदद करी। ऑल्सो सीरिया के 300 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एंटी कैंसर ड्रग्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करते हुए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरिया डेमास्कस में बनाया जाएगा। डेमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। ऑल्सो भारत स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाता है जहां पे वो दूसरे छोटे देशों के यूथ को स्किल डेवलपमेंट देता है। इसे कहते हैं इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज आईटेक प्रोग्राम। इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आईटेक प्रोग्राम। इस आईटेक प्रोग्राम के अंडर हमने बोला कि हम सीरिया के यूथ को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो सीरिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मौजूद है, मतलब कि जैसे हर धर्म में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, इस्लाम में, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और ये सब सेक्ट्स मौजूद हैं। सीरिया में ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी है और केरला में भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्चेज हैं। इनके बीच में रिलीजियस लिंक को और अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए हमने बोला कि हम केरला और सीरिया का जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी लिंकेज है उसको भी प्रमोट करेंगे। भारत ने बोला कि ये जो सीरिया में इतनी सारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सॉल्व हो, आतंकवाद ना हो और सारे के सारे डिस्प्यूट्स का पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये था हमारे मंत्री साहब का सीरिया का विजिट और उन्होंने क्या क्या बात करी वो हम यहाँ पे प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख चुके हैं। सीरिया की लोकेशन और उसके क्राइसिस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अनअकैडमी पर 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता 50% डिस्काउंट के लिए। साथ में 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी। अगला मसला है यूरोपियन यूनियन का रेजोल्यूशन मणिपुर पे। मणिपुर में काफी अनफॉर्चुनेट वायलेंस हो रहा है और उसमें दो कम्युनिटीज के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट चालू है। मणिपुर भारत का एक इंटीग्रल हिस्सा है। हमारे आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 के अंदर मणिपुर हमारा एक इंटीग्रल स्टेट है और मणिपुर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भारत का अंदरूनी मामला है। इट इज एन इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया। सिमिलरली अगर फ्रांस में कोई वायलेंस होता है, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में कोई वायलेंस होता है तो वो उनका इंटरनल अफेयर है। हाँ, हम उनके साथ सहायता, सपोर्ट, सिंपैथी दिखा सकते हैं कि अगर आपको कोई हमसे सपोर्ट की जरूरत है तो आप बताइए, लेकिन हम उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे कभी। पंचशील प्रिंसिपल्स के स्पिरिट में भारत हमेशा यह कहता है कि हमारे को दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना है और दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है। पंचशील के प्रिंसिपल्स भारत की फॉरेन पॉलिसी के एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में कि मणिपुर में जो वायलेंस स्प्रेड हो रही है वहां पे यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास करा। उन्होंने बोला कि मणिपुर में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की सिचुएशन जो है काफी ज्यादा खराब हो रही है। भारत की सरकार को उसे बचाना चाहिए। यहां पे जो वायलेंस हो रही है, जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो रहा है और जो रिलीजियस और एथनिक वायलेंस यहां पे भड़क रही है, भारत सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। और भारत की जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहां पे भड़काऊ बयानबाजी करते हुए और रिलीजन के आधार पर विभाजन को प्रमोट करते हुए जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक हार्डकोर नेशनलिस्ट स्टैंस ले रहे हैं जो कि भारत की सिक्योरिटी के खिलाफ है। इन्होंने भारत की पॉलिटिकल पार्टीज को और सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि भारत सरकार एक तरीके से फेल हो गई है मणिपुर में स्थिति संभालने के। ऐसे में भारत ने जवाब दिया और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि मणिपुर का जो मसला है वो भारत का इंटरनल अफेयर है और पंचशील स्पिरिट में, पंचशील प्रिंसिपल्स के स्पिरिट में ना हम यूरोप के इंटरनल अफेयर्स में बोलते हैं और ना ही यूरोप को हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करनी चाहिए और यूरोप को अपने अंदर होने वाले इंटरनल अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि फ्रांस। तो ये एक हल्का सा इरिटेंट इन टाई है जहां पे यूरोप को लगता है कि भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, डेमोक्रेसी कम हो रही है और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में जो कंफ्लिक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये इरिटेंट इन टाइज में मसले को आप लिख सकते हैं। 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। अपना अगला मसला है
वायलेंस इन वेस्ट बैंक एंड गाजा। यह है इजराइल, जहां पे ज्यूइश मेजॉरिटी है। यह है वेस्ट बैंक, यह है गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक में एक मुस्लिम एथनिक ग्रुप है जिन्हें कहते हैं फतह ग्रुप, और गाजा स्ट्रिप में एक मुस्लिम एथनिक ग्रुप है जिन्हें कहते हैं हमास। हमास और फतेह जो हैं ये मिलके एक सेपरेट देश की डिमांड करते हैं जिसे कहते हैं पैलेस्टाइन। वहीं इजराइल की सरकार ये बोलती है कि कोई पैलेस्टाइन नहीं बनेगा, ये सब इजराइल का ही हिस्सा है। ऐसे में इजराइल ने एक प्रोग्राम शुरू करा जिसे कहते हैं प्रोग्राम ऑफ सेटलमेंट्स इन वेस्ट बैंक। सेटलमेंट्स इन वेस्ट बैंक का मतलब होता है कि इजराइल ने क्या करा, यहां पे कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, जैसे हाउसिंग कॉलोनीज होती है ना, वो हाउसिंग कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी इधर। और अपने ज्यू सिटीजन्स को बोला, अपने जो ज्यूइश सिटीजन्स हैं उनको बोला कि एक काम करो, हम आपको इंसेंटिव देंगे, फटाफट जाओ वेस्ट बैंक में जो हम घर बना रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं, वहां रहना शुरू कर दो। तो उन्होंने पूछा सर ऐसा क्यों करना है? इन्होंने बोला कि अगर आप वेस्ट बैंक में सेटल होना शुरू हो जाओगे तो वेस्ट बैंक में फतेह मुस्लिम्स की जो मेजोरिटी है वो खत्म होती रहेगी धीरे धीरे। अगर अगले 10-15 साल की बात करते हैं, आप ऐसे वहां पे सेटल होते रहोगे, रिप्रोडक्शन करोगे, अपनी फैमिली आगे बढ़ाओगे, तो ज्यूज का नंबर, यहूदियों का नंबर यहाँ पे बढ़ता रहेगा और फतेह मुसलमानों का नंबर कम होता रहेगा। ऐसे में धीरे धीरे अपने आप ही पैलेस्टाइन की जो डिमांड है वो मर जाएगी और इसराइल एक यूनाइटेड इसराइल बनेगा। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए इसराइल की सरकार ने वेस्ट बैंक में काफी सारी ज्यूइश कॉलोनीज, ज्यूइश सेटलमेंट्स बनानी शुरू करी हैं। वेस्ट बैंक में जो फतेह मुस्लिम्स रहते हैं और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में जो हमास मुस्लिम्स रहते हैं जो पैलेस्टाइन की डिमांड कर रहे हैं, उनको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आता है और उन्होंने ये बोला कि ये जो इजरायली सेटलमेंट्स यहाँ पे बनाई जा रही हैं ये गलत हैं और हम इसका कड़े से कड़े तरीके से विरोध करते हैं। वी आर अगेंस्ट इट। ये विरोध के समय जब वेस्ट बैंक के फतेह मुस्लिम्स और गाजा स्ट्रिप के हमास मुस्लिम्स ने इजरायली सेटलमेंट्स के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई तो दोनों ही साइड्स के बीच में वायलेंस छिड़ गई और उसके चलते दोनों ही साइड से रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया। वेस्ट बैंक में एक पैलेस्टीनियन ग्रुप है जिसका नाम है जेनिन ब्रिगेड। ये जेनिन ब्रिगेड का नाम आप याद रखोगे क्योंकि प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो जेनिन ब्रिगेड नाम का ग्रुप है ये न्यूज में देखा गया था, ये कौन से देश से जुड़ा हुआ है, ये कौन से मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जेनिन ब्रिगेड नाम का ग्रुप है ये वेस्ट बैंक में काफी ज्यादा एक्टिव है और इन्होंने इजरायली सेटलमेंट्स के खिलाफ काफी रेजिस्टेंस शो करा। आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि फतेह और हमास पैलेस्टाइन की डिमांड तो करते हैं, इजरायली सेटलमेंट्स के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन फतेह और हमास के बीच में आपस में भी डिवीजन है, इनके बीच में आपस में भी एक कलेश है। हमास जो है उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट है और फतेह की आइडियोलॉजी जो है थोड़ी सी लिबरल है। इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को लेके फतेह और हमास के बीच में एक कंफ्लिक्ट हमेशा चालू रहता है। इस वजह से जो पैलेस्टाइन का मूवमेंट है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ऑल्सो जो अरब वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली बहरीन, यूएई, ये एब्राहम एकॉर्ड्स के माध्यम से इजराइल के साथ एक क्लोज रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बेसिकली पैलेस्टाइन के हमास और फतेह मुस्लिम्स को लगता था कि यूएई, बहरीन जैसे जो मुस्लिम देश हैं वो अपने मुस्लिम भाई बहनों का साथ देंगे और पैलेस्टाइन की डिमांड में मदद करेंगे। लेकिन जैसे जैसे इजराइल का यहाँ पे वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यूएई, बहरीन जैसे देशों को लगा कि हमारे को इजराइल के साथ क्लोज रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए क्योंकि इजराइल इस पूरे एरिया में इकलौती न्यूक्लियर पावर है और उसका साइंटिफिक इनोवेशन बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। ऐसे में अपने ओवरऑल विकास के लिए यूएई और बहरीन जैसे देशों ने इजराइल के साथ एक क्लोज रिलेशन बनाने की कोशिश करी। तीसरी बात, यूएस ने आज तक कभी पैलेस्टाइन की डिमांड को सपोर्ट नहीं करा और यूएस हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है, यहूदियों को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि इजराइल ही मेरा दोस्त है, पैलेस्टाइन नहीं बनेगा। यूएस बोलता है कि पैलेस्टाइन जो है वो इजराइल का ही एक हिस्सा है। आपसे जीएस पेपर 2 में अगर पूछा जाता है कि पैलेस्टाइन की डिमांड में आज की तारीख में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये चैलेंजेस वहां पे सारे के सारे मेंशन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको भारत का स्टैंड बताऊं तो भारत का स्टैंड ये है कि हम पैलेस्टाइन के क्रिएशन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि भारत सॉवरेंटी की कदर करता है और पंचशील प्रिंसिपल्स के अंदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को सपोर्ट करता है। ऐसे में भारत ने हमेशा से पैलेस्टाइन की डिमांड को सपोर्ट करा है और करता रहेगा।
यहां पे न्यूज में हमारे को एक शब्द देखने को मिलता है जिसे कहते हैं इंटिफाडा। इंटिफाडा का मतलब होता है पैलेस्टीनियन अपराइजिंग्स अगेंस्ट इजराइल, मतलब कि यहूदियों के खिलाफ मुसलमानों का एक विद्रोह इजराइल में। मतलब कि यहूदियों के खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ मुसलमानों ने जो आवाज उठाई वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में, उसको कहते हैं इंटिफाडा। ये इंटिफाडा हुआ था वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में, मतलब कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, जिसे इंटिफाडा का नाम दिया जाता है, ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में हुआ था। इसका पर्पस था कि ये जो फतेह और हमास के मुसलमान हैं, ये पैलेस्टाइन को यहूदियों से अलग करना चाहते थे। फर्स्ट इंटिफाडा हुआ था 1987 से 1993 के बीच में, मतलब कि जो पहला मेजर कन्फ्लिक्ट था वो 1987 से 1993 के बीच में हुआ था। और जो सेकंड इंटिफाडा था, जो सेकंड कन्फ्लिक्ट था मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच में, वो 2000 से 2005 के बीच में हुआ। ऑल्सो यहां पे एक ऑस्लो पीस अकॉर्ड साइन किया गया 1993 में, जिसमें पैलेस्टाइन और इजराइल ने आपस में बातचीत करी और यह बोला कि हम जो है एक अग्रीमेंट साइन करके पीस लाएंगे और टू स्टेट सोल्यूशन को बनाएंगे। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब होता है कि ऑस्लो अकॉर्ड 1993 के अंदर इजराइल और पैलेस्टाइन ने एग्रीमेंट साइन करा और इजराइल ने बोला कि मैं पैलेस्टाइन को अलग देश बना दूंगा, मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री क्रिएट कर दूंगा और हम दोनों साथ में पीसफुली रहेंगे। लेकिन बाद में इजराइल ने कभी भी ऑस्लो पीस अकॉर्ड को फॉलो करा नहीं और ऐसे में पैलेस्टाइन की डिमांड फिर से खटास में पड़ गई और आज तक पैलेस्टाइन के ऊपर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो ऐसे में इजराइल ऑस्लो पीस अकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और यहां पे वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनीज को सेटल कर रहा है। यह है पूरा का पूरा इजराइल और वेस्ट बैंक का मसला। अन अकेडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधु गुप्ता, 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। 31 जुलाई के बाद प्राइस हाइक होने वाला है, तो उससे पहले ही आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने पर मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम दिल्ली में मिलेगा और साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। साथ में आरंभ बैच शुरू हो रहा है हमारा 27 जुलाई से। ऑल्सो ऑप्शनल के बैचेस तो अवेलेबल हैं ही, आप हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, एंड ऑल्सो ऑफलाइन बैचेस का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। यूज द रेफरल कोड मधु गुप्ता, लेट्स क्रैक इट।